एक राज्य के एक छोटे से गांव धूलपुर में एक गरीब मजदूर घनश्याम अपनी पत्नी कौशल्या और छोटी बेटी लाली के साथ रहा करता था। घनश्याम ईंट और पत्थर ढोकर अपना गुजारा किया करता था। लाली एक 7 साल की चंचल लेकिन मासूम बच्ची थी। एक दिन वो अपने पिता से बोली, पिताजी, माँ को बहुत जोरों से खांसी हो रही है और उन्हें बहुत तेज बुखार भी है। ये सुनकर घनश्याम बुरी तरह से चौंक गया और तुरंत अपनी पत्नी कौशल्या के पास गया। क्या हो गया कौशल्या, क्या बात है? रात में भी हमने देखा तुम बार बार खांस रही थी। लाली बता रही कि तुम्हें तेज बुखार भी है, दिखाओ भला। मैं ठीक हूँ, आप निश्चिंत होकर काम पर जाइए। कुछ देर में जब घर के काम करूंगी तो सही हो जाऊंगी। हम गरीबों के बुखार मेहनत करने से उतर जाते हैं। नहीं 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 नहीं, आज शाम को जब हम घर आएंगे तो वैद्य जी से दवाइयां लेकर आएंगे, ठीक है? लेकिन कहाँ से लाओगे? वैद्य दवाई मुफ्त में नहीं देते, पैसों में देते हैं। और पिछले हफ्ते ही तो तुमने अपने मालिक से पैसे मांगे थे, अब वो तुम्हें और पैसे नहीं देगा। अरे कोनो बात नहीं कौशल्या, हम सेठ जी से कुछ पैसा मांग लेंगे ना। अब देखो, हम मेहनत करते हैं तो वो जरूर हमको दे देंगे, चिंता ना करो, हम ले आएंगे दवाई। इतना कहकर घनश्याम काम पर चला गया। घनश्याम ईंट के भट्टों में ईंट उठाने का काम किया करता था। शाम को घनश्याम सेठ के पास गया। सेठ जी प्रणाम। सेठ जी, हम क्या कह रहे हैं कि हमारी पत्नी बीमार है, कुछ पैसा दे दीजिए, हम धीरे धीरे करके सब चुका देंगे। ए घनश्याम, तुम मजदूर हो, कोई व्यापारी नहीं जो मुझसे अपने मेहनताने से ज्यादा पैसे मांग रहे हो। अरे पिछले ही हफ्ते तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। अभी तुम 10 दिन और काम करोगे तब कहीं जाकर तुम्हारा पिछला चुकता होगा, और तुम मुंह उठाकर फिर से पैसे मांगने लगे। सेठ जी, मेरी पत्नी को खांसी हो रही है और उसे बुखार भी है, बहुत जरूरत है। देखो भैया, मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता। अगर तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना है तो कहीं और जाओ। ये सुनकर घनश्याम उदास हो गया और अपने मित्र नारायण के पास चला गया। अरे मित्र, हमारी पत्नी बीमार है, हमको धन की बहुत आवश्यकता है, और सेठ ने तो मुंह पे साफ साफ इनकार कर दिया। अरे आखिरकार कोई भी सेठ एक गरीब मजदूर की मजबूरी काहे नहीं समझता है? अरे भैया, ये दुनिया ही ऐसी है। धनवानों को अधिक सम्मान देती है, गरीबों को अपने पैर की जूती समझती है। अब देखो घनश्याम, वैसे तो तुम जब भी मेरे पास मदद मांगने आए हो, मैंने तुम्हें कभी इनकार तो नहीं किया, परंतु सच मानो इस बार मेरे हाथ कई दिनों से तंग चल रहे हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे मैं तो समझ गया, लेकिन अब मैं किससे मांगूं? मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है कि शाम को वैद्य जी से दवाई लेकर आऊंगा, और वैद्य जी दवाई उधार में देते नहीं, पहले धन लेते हैं तभी जड़ी बूटियां देते हैं। क्या करूं? नारायण गहरी सोच में डूब गया। ये बात है। देखो, अगर कोई तुम्हें कर्ज दे सकता है तो वो केवल इस गांव का सेठ रघुनाथ ही दे सकता है, और रघुनाथ के बारे में सब जानते हैं कि वो कर्ज के बदले भारी ब्याज लगाता है, पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। हाँ, ये भी है। हाँ, सब जानता हूँ का करता है का नहीं करता, लेकिन का करे, कोनो उपाय तो नहीं है। अब जाता हूँ उसी रघुनाथ के पास उधार मांगूंगा। भाई पत्नी बीमार है, उसे इलाज की सख्त आवश्यकता है, वो सबसे जरूरी है।
इतना कहकर घनश्याम सेठ रघुनाथ के पास चला गया। घनश्याम, क्या हुआ भाई? मेरी हवेली में तो कोई काम धाम नहीं चल रहा, फिर तेरे जैसे मजदूर का यहाँ क्या काम? बता, क्यों आया है? सेठ जी, मैंने कुछ पैसे अपने मालिक से मांगे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, इसीलिए मैं आपके पास कुछ उधार मांगने आया हूँ। मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। हाँ हाँ, ठीक है भैया, ठीक है। धन तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन ब्याज अपने मनमानी लूंगा। बोल, मंजूर है तो बोल। हाँ ठीक है, मंजूर है। सेठ रघुनाथ कुछ धन घनश्याम को दे देता है। और भैया याद रखना, अगले महीने तक मुझे इसका ब्याज मिल जाना चाहिए। और हाँ, मूल तुम बाद में चुका सकते हो, परंतु अगर समय पर ब्याज नहीं पहुंचा तो फिर तो तुम जानते हो मैं कर्जदार का क्या हाल करता हूं। चलो जाओ जाओ जाओ, राम राम भैया, जाओ। सेठ रघुनाथ की बात सुनकर घनश्याम चुपचाप वहां से धन लेकर चला गया। शाम को जब घनश्याम वैद्य की जड़ी बूटियां लेकर अपनी पत्नी को देता है तो कौशल्या चौंक जाती है। ये बताओ कि तुम्हारे पास वैद्य जी से दवाई लेने के लिए धन कहाँ से आया? घनश्याम सारी घटना उसे बताता है। ये सुनकर कौशल्या बुरी तरह से डर गई। ये तुमने क्या किया? तुम सेठ रघुनाथ से धन उधार लेकर आए। अरे तुम्हें पता भी है कि वो अपनी मर्जी से ब्याज लगाकर बाद में कितना तंग करता है। एक तो वैसे भी तुम बड़ी मुश्किल से मेहनत और मजदूरी करके इतना कमा पाते हो, जिससे हमें बड़ी मुश्किल से 2 व्यक्तियों की रोटी नसीब हो पाती है, और कभी कभी तो वो भी नहीं होती। फिर तुम उसका कर्ज कैसे चुका पाओगे? अरे चिंता ना करो कौशल्या, धीरे धीरे कोनो न कोनो रास्ता निकल ही जाएगा। अब फिलहाल तो तुम्हारा स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। कौशल्या ने उन जड़ी बूटियों को ले लिया। अगले दिन कौशल्या पूरी तरह से ठीक हो गई और घनश्याम फिर से मजदूरी करने चला गया। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। 1 महीने बाद सेठ रघुनाथ अपनी हवेली में बैठा था कि तभी उसका नौकर रतन सिंह वहां आ पहुंचा। सेठ जी, एक सूचना लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। ऐसी क्या सूचना लेकर आए हो भाई? अच्छा, हाँ 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 हाँ, मुझे याद है, तुम्हारी मित्रता महल के कुछ कर्मचारियों से भी है। जरूर कोई महल की महत्वपूर्ण सूचना तुम्हारे हाथ लगी है। बताओ बताओ। हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इतना कहकर रतन सिंह कुछ कहने लगा। ये सुनकर सेठ रघुनाथ की आंखों में चमक आ गई और वो मुस्कुराते हुए रतन सिंह से बोला, हाँ, अरे अरे ये तो कमाल हो गया। तुमने जो बताया उसे सुनकर तो मेरे मन में एक योजना ने जन्म ले लिया है। हाँ हाँ सेठ जी, मैं सब जानता हूँ कि किस योजना ने आपके मन में जन्म लिया है। जब मैंने ये सूचना सुनी थी ना, तभी मेरे मन में भी यही योजना ने जन्म लिया जो योजना आपके मन में आई है। इसीलिए तो आज से आप गांव के उन लोगों को ब्याज के लिए तंग करना छोड़ दीजिए, बल्कि आप गांव में ऐलान करवा दीजिए कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और आपको ब्याज से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। और शुरुआत में गांव के सबसे गरीब मजदूर
घनश्याम से करूंगा, जो 1 महीने पहले ही मुझसे कर्ज लेकर गया था। चलो भैया चलते हैं। इधर घनश्याम ईंट के भट्ठों पर मेहनत से अपने सर पर ईंटों का बोझ उठाकर काम कर रहा था कि तभी वहां सेठ रघुनाथ अपने नौकर रतन सिंह के साथ आ पहुंचा। भट्टे का मालिक सेठ रघुनाथ को देखकर चौंक पड़ा। अरे सेठ जी आप आप हमारे भट्टे पर कैसे पधारे? क्या हमारे किसी मजदूर ने आपसे कर्ज वर्ज लिया है क्या? हाँ भैया, कर्ज तो लिया है, और तुम्हारे भट्टे के सबसे गरीब मजदूर घनश्याम ने लिया है। ये सुनकर भट्टे का मालिक हंसने लगा। उस मूर्ख को कोई और व्यक्ति नहीं मिला जो आपसे कर्ज ले लिया। तभी वहां घनश्याम आ पहुंचा। सेठ रघुनाथ को देखकर वो बुरी तरह डर गया। चिंता ना करिए सेठ जी, अगले दिन मैं ब्याज आपका सही समय पे पहुंचा दूंगा। आज शाम को मुझे सेठ जी से मेहनताना मिलने वाला है। हाँ। अरे भाई मेरी बात तो सुन लो, मैं यहाँ तुमसे ब्याज व्याज लेने नहीं आया, बल्कि ये देखने आया हूँ कि तुम मजदूर कितनी मेहनत से काम करते हो, कितना पसीना बहाकर धन कमाते हो। लोग तो मुझे बदनाम करते हैं कि मैं कर्जदारों को परेशान करता हूँ, उन पर तरह तरह की यातनाएं देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो भाई घनश्याम, तुम्हें जब सही लगे तुम मेरी वो रकम मुझे लौटा देना जो तुमने मुझसे उधार ली थी, बस। ये सुनकर भट्टे का मालिक और घनश्याम दोनों चौंक पड़े। तो इसका मतलब सेठ जी आपको ब्याज नहीं चाहिए? अरे भैया, क्या तुमने नहीं सुना सेठ जी ने क्या कहा? जब तुम्हारी मर्जी हो तब वो रकम तुम उन्हें चुका देना जो तुम उधार ले गए थे, बस। सेठ जी तुमसे ब्याज ब्याज नहीं लेंगे, निश्चिंत रहो। और केवल तुमसे ही नहीं घनश्याम, बल्कि इस गांव में जितने भी मजदूरों ने मुझसे कर्ज लिया है, अब मैं किसी से ब्याज नहीं लूंगा, बल्कि मैं यही बताने के लिए आया हूं कि जब उनकी मर्जी हो तब वो मुझे मेरा धन चुका दें, बस। इतना कहकर सेठ रघुनाथ अपने नौकर रतन सिंह के साथ वहां से चला गया। भट्टे का मालिक सोच में पड़ गया और घनश्याम से बोला, ए घनश्याम, दाल में कुछ काला लग रहा है। मैं इस रघुनाथ को बहुत अच्छे से जानता हूँ बचपन से। बहुत ही मक्कार आदमी है, 1 नंबर का। जरूर इसके मन में कोनो न कोनो योजना चल रही होगी, वरना इतनी जल्दी इतनी आसानी से ये मट्ठर ना सुधरेगा। तुम भैया इससे सावधान रहना, ठीक है? अरे नहीं सेठ जी, रघुनाथ जी बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनकी इस बात ने तो हमारे मन को प्रसन्न कर दिया। हम तो इस चिंता में मेहनत करते करते मरे जा रहे थे कि आपसे शाम को मेहनताना लेकर सेठ जी को ब्याज चुकाएंगे या फिर अपने घर का कुछ राशन लेकर जाएंगे, लेकिन सेठ रघुनाथ ने वो चिंता हमारी दूर कर दी। हाँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब समझाना हमारा काम था, सो हमने समझा दिया। इतना कहकर उसने कुछ धन घनश्याम को दे दिया। ई लो, ये भैया तुम्हारा मेहनताना, रखो। घनश्याम वहां से चला गया। घर पर जाकर घनश्याम ने अपनी मजदूरी कौशल्या के हाथ में रख दी। आज तो तुम्हें रघुनाथ को ब्याज देकर आना था। कौशल्या की बात सुनकर घनश्याम मुस्कुरा उठा और फिर उसने सारी घटना कौशल्या को बता दी, जिसे सुनकर कौशल्या पूरी तरह से चौंक गई। रघुनाथ इतना सुधर गया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि तुम्हारा ईंट के भट्टों का सेठ सही कह रहा था। जरूर कुछ गड़बड़ है।
अगले दिन जब घनश्याम काम पर जाने वाला था, तभी राजमहल का एक सैनिक पूरे गांव में ऐलान करता हुआ आ पहुंचा। गांव के मजदूरों, मेरी बात ध्यान से सुनो। राजा विक्रम का आदेश है कि सभी मजदूरों को राजमहल जाना होगा। राजा विक्रम अपने महल के सामने एक दूसरा महल बनवा रहे हैं। उस महल को बनवाने के लिए उन्हें अच्छे और कुशल मजदूरों की आवश्यकता है। जो भी मजदूर मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, राजा विक्रम हर मजदूर को बहुत सारा इनाम देंगे। इनाम में उन्हें स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। इतना कहकर सैनिक वहां से चला गया। सैनिक के आदेश ने पूरे गांव में खलबली मचा दी। अगले ही दिन गांव के सारे मजदूर, जिनमें घनश्याम भी शामिल था, राजमहल पहुंच गए। राजमहल में राजा विक्रम सिंहासन पर विराजमान था। मेरा ऐलान तो तुम सभी लोगों ने सुन ही लिया। अगर तुम सब मजदूर मन लगाकर मेहनत से काम करोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा, और अगर किसी मजदूर का कार्य मुझे पसंद आ गया तो मैं इनाम के अलावा प्रसन्नता से और कुछ भी दूंगा। चलो, अब तुम सब जा सकते हो। राजा का ऐलान सुनकर सभी मजदूर प्रसन्न होकर वहां से लौट गए। उसी दिन से घनश्याम ने जान लगाकर मेहनत करनी शुरू कर दी। वो एक एक पत्थर को अपने कंधे पर उठाकर उस स्थान तक पहुंचाने लगा जहां दीवार खड़ी की जा रही थी। धूप हो या बरसात, घनश्याम बिना थमे लगातार काम करने लगा। घनश्याम की इस अथक मेहनत को देखकर राजमहल का एक मंत्री, जो निरीक्षण के लिए वहां आया था, दूसरे मजदूर से पूछ बैठा, ये कौन है? ये तो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। मंत्री जी, ये हमारे गांव का घनश्याम है। बेचारा पहले ईंट के भट्ठे में काम करता था, बहुत कम मजदूरी में। हाँ, लेकिन बहुत मेहनती है। हाँ। मंत्री ने ये सुनकर प्रभावित होकर तुरंत राजा विक्रम को सूचना देने का निश्चय किया और महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचकर मंत्री राजा विक्रम से बोला, महाराज, एक मजदूर है जो अपने कार्य में असाधारण मेहनत कर रहा है। उसका नाम है घनश्याम। वो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी प्रतीत होता है महाराज। राजा विक्रम मंत्री के साथ चल पड़ा और दूर से घनश्याम को पसीने से तरबतर काम करते हुए देखते हुए बोला, जब महल का कार्य पूरा हो जाए तब इस मजदूर को मेरे महल में ले आना। मैं इसे अलग से इनाम दूंगा। समय ऐसे ही बीतने लगा और कुछ ही समय में राजा विक्रम का भव्य महल बनकर तैयार हो गया। राजा विक्रम ने सारे मजदूरों को ढेर सारा इनाम दिया, लेकिन जब घनश्याम की बारी आई तो मंत्री जगन्नाथ ने घनश्याम से कहा, तुम्हें इनाम नहीं दिया जा सकता। ये सुनकर घनश्याम बुरी तरह से चौंक गया। अरे क्या हो गया मंत्री जी? हमसे कोनो गलती हो गई क्या? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि तुमसे राजा विक्रम स्वयं मिलना चाहते हैं। वो तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित हुए हैं। चलो। ये सुनकर घनश्याम के चेहरे पर खुशी फैल गई और वो मंत्री के साथ राजा विक्रम के पास चला गया। राजा विक्रम ने घनश्याम की ओर देखकर कहा, जब मैंने तुम्हें अपनी आंखों से काम करते हुए देखा
मैं तो दंग रह गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मजदूर इतनी भी मेहनत कर सकता है। वाकई में तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है। मैंने और मजदूरों को इनाम में स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, लेकिन मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक कुछ देना चाहता हूं। इतना कहकर राजा विक्रम ने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं घनश्याम को दीं और कहा, तुम्हें तुम्हारे गांव की 10 बीघा जमीन इनाम में दी जाती है। तुम्हारे जैसे मजदूर अगर किसान बनेंगे और धरती का सीना चीरकर मेहनत से पसीना बहाएंगे तो बहुत सारा अनाज उगा सकते हैं। ये सुनकर घनश्याम की आंखें नम हो गईं। मंत्री ने जमीन का पट्टा और कागज घनश्याम को थमा दिए। घनश्याम खुश होकर अपने गांव लौट गया और पूरी घटना अपनी पत्नी कौशल्या को बताने लगा। चलो, हमारी गरीबी के दिन दूर हो गए। अब कोई हमारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। हाँ कौशल्या, इस मजदूर के अब अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। तभी वहां लाली आ गई। पिताजी, अब तो मैं ढेर सारे आम खा सकती हूँ। पहले तो आप कभी कभी एक आम लाकर देते थे। हाँ लाली, मैंने तुझे वचन दिया था कि तुझे चूड़ियां लाकर दूंगा जो नहीं ला पाया था। ओहो हो, अब मैं तेरे लिए ढेर सारे आम और बहुत सारी चूड़ियां लाकर जरूर दूंगा। हाँ। ये सुनकर लाली खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस रात सारा परिवार बहुत खुश था और हंसी खुशी सो गया। अगली सुबह जब वो लोग उठे ही थे कि तभी वहां सेठ रघुनाथ आ पहुंचा। हाँ, ओ भैया घनश्याम, मुझे पता चला कि राजा विक्रम ने तुम्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं और 10 बीघा जमीन इनाम में दी है। हाँ सेठ जी, बस ईश्वर की कृपा है। हाँ तो भैया फिर ठीक है, एक काम करो, स्वर्ण मुद्राओं में से आधी मुझे दे दो और जो जमीन तुम्हें मिली है वो भी मुझे दे दो, बस। ये सुनकर घनश्याम चौंक गया। हैं? ऐसा काहे बोल रहे हैं सेठ जी? तभी वहां पर रतन सिंह भी आ पहुंचा। अरे भैया, वो इसलिए क्योंकि सेठ रघुनाथ जी से जो रकम तूने उधार ली थी उसको कौन चुकाएगा? तेरा बाप। ब्याज में लाकर इतना हो रहा है जितना राजा ने तुझे दे दिया है, समझा? अरे लेकिन सेठ जी, आपने तो कहा था कि आपको ब्याज नहीं चाहिए और जब हमारी मर्जी हो तब हम रकम चुका सकते हैं, और मैंने तो आपसे बहुत ही थोड़ी सी रकम ली थी, फिर इतना सारा। अरे मूर्ख, वो हमारी योजना थी। मुझे पहले से सूचना मिल चुकी थी कि राजा विक्रम दूसरा महल बनवाने वाले हैं और इसके लिए इस राज्य के मजदूरों को बुलाया जाएगा। यहाँ के मजदूर बड़े मेहनती हैं। राजा विक्रम खुश होकर उन्हें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। मेरे मन में योजना आ गई थी कि मैंने जिन जिन मजदूरों को कर्ज दिया था उनसे ब्याज मांगना बंद कर दूंगा, और जब वो अपना काम समाप्त करके इनाम लेकर गांव वापस लौटेंगे तब मैं ब्याज और मूल रकम के रूप में उनका आधा इनाम छीन लूंगा। ये सुनकर कौशल्या रोने लग गई। ये तो अन्याय है। तुम्हारी नजर में अन्याय होगा, लेकिन हमारी नजर में तो ये व्यापार है। शाम तक मेरी हवेली में स्वर्ण मुद्राएं और जमीन के कागज लेकर आ जाना, नहीं तो सुबह हम खुद छीन कर ले जाएंगे, समझ गए? इतना कहकर रघुनाथ अपने नौकर रतन सिंह के साथ वहां से चला गया।
घनश्याम रोते हुए बाहर आ गया। बाहर मजदूरों की भीड़ जमा हो चुकी थी और अफरा तफरी मची हुई थी। रघुनाथ हमसे हमारा आधा इनाम छीन कर ले गया भाई। हाँ, ये तो सरासर जुल्म है भाई। तभी वहां पर ईंट भट्टे का मालिक भी आ पहुंचा। हाँ देखा, अरे मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था घनश्याम, रघुनाथ इतनी आसानी से नहीं बदल सकता। एक नंबर का मट्ठर आदमी है वो। जरूर उसके मन में कोई चाल चल रही थी और देखो उसकी असली नीयत अब सामने आ न गई। ये सुनकर घनश्याम की आंखों से आंसू बहने लगे। ये गरीब मजदूर की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। ये गलत है। तभी वहां पर नारायण आ गया जो घनश्याम का सच्चा मित्र था। घनश्याम मेरे मित्र, अब तू चिंता मत कर। देख, रघुनाथ ने जो अन्याय करना था वो कर लिया, लेकिन अब मैं उसे गरीब की मेहनत की कमाई यूं ही लूटने नहीं दूंगा। तू चिंता मत कर। इतना कहकर नारायण वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद वो राजा विक्रम और मंत्री के साथ वहां वापस आ गया। राजा विक्रम और मंत्री को देखकर गांव के सभी मजदूर चौंक गए। राजा के साथ कुछ सैनिक भी थे। सैनिकों, जाओ रघुनाथ के घर की तलाशी लो और यदि वहां मुझे मेरे महल का दिया हुआ सोना और जो मैंने मजदूरों को इनाम में दिया था उसका एक भी अंश मिल जाए तो रघुनाथ और उसके नौकर रतन सिंह को घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। जाओ। सैनिक तुरंत रघुनाथ की हवेली में घुस गए। सैनिकों को देखकर रघुनाथ और रतन सिंह बुरी तरह घबरा गए। ये देखो, ये क्या है? हाँ, ये तो वही पोटली लग रही है जो महाराज ने मजदूरों को दी थी। दूसरे सैनिक ने पोटली उठाई और उसमें देखा। हाँ भैया, इसमें तो स्वर्ण मुद्राएं हैं। रघुनाथ और इसके साथी रतन सिंह को बंदी बनाओ। अब सारा का सारा सच सामने आ चुका है। ले चलो इन्हें, घसीटते हुए ले चलना। चलो। सैनिक दोनों को बंदी बनाकर हवेली से घसीटते हुए बाहर ले आए। महाराज, ये रही स्वर्ण मुद्राएं जो आपने मजदूरों को दी थी। ये नारायण सही कह रहा था। ये लोग गरीब मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। हो, ये तो सरासर अन्याय है, अन्याय। जिसने मेरे महल में पसीना बहाकर काम किया उससे उसका आधा हिस्सा छीनना चाहते थे ये लोग। इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी हैं मक्कारी की। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, महाराज कृपया करके मुझको भी माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों क्षमा के योग्य तो बिल्कुल नहीं हो। जो व्यक्ति गरीबों पर तरस नहीं खाता उसे इस समाज में रहने का ही कोई अधिकार नहीं। सैनिकों, इन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दो और जिन जिन मजदूरों से इनका हिस्सा छीना गया है वो सारा का सारा धन इन्हें लौटा दो। राजा विक्रम की आज्ञा के अनुसार सैनिक रघुनाथ की हवेली से सारा स्वर्ण निकालकर उन मजदूरों को लौटाने लगे जिनसे जबरदस्ती छीना गया था। रघुनाथ और रतन सिंह को सैनिक बंदी बनाकर कारागार में ले गए। पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया। घनश्याम की आंखों से राहत और आभार के आंसू बहने लगे। रघुनाथ और रतन सिंह को उनके अपराधों की सजा मिल गई थी।
उन्होंने अपना शेष जीवन कारागार में ही बिताया और फिर कभी वापस गांव नहीं लौटे।